नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, उम्मीद करता हूं कि आपका परिवार और आप बेहतर होंगे। आज हम बात करेंगे EBS के कुछ महत्वपूर्ण MCQs की, जो कि यूपी टेट हो या सीटेट हो या सुपर टेट हो, हर परीक्षा में आपको बेहतरीन परिणाम दिलाने में मददगार शामिल प्रश्न साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ असत्य पूछ रहा है दोस्त, ये बताना है आपको। जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है, बात सही कह रहा है। जैवमंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। हरे पौधे अपना मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ऐसा नहीं है। अपघटक जो है वो अपना भोजन स्वयं ही बनाकर तो किसी चीज़ को अपघटित कर देते हैं। जब आप देखते हैं कि कोई प्राणी हो या कोई जीव जब ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तो उस पर छोटे छोटे जो फंगस या जो बैक्टीरिया लग जाते हैं, वो क्या हैं, वो अपघटन ही कहलाते हैं, अपघटनकर्ता कहलाते हैं। तो वो जो है अपना भोजन ही तो कर रहे हैं अपघटित करके। तो इसीलिए डी ऑप्शन एकदम सही है फ्रेंड। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वनों को काटने का क्या परिणाम हो सकता है। तो जब आप वनों की कटाई अंधाधुंध कर देंगे तो मिट्टी का जो क्षरण है वो होगा और अनियंत्रित बाढ़ जो है वो आने लगेगी दोस्त। बी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है वनों की, तो बता दें कि वनों के महत्व के लिए ग्रीन गोल्ड योजना चलाई गई थी और इसी के लिए वन महोत्सव जो है वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में 1 जुलाई से 7 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्त। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है। तो जब आप वृक्ष या पौधों को काट रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, तो वायुमंडलीय परिवर्तन भी होगा, प्रदूषण का खतरा भी होगा, भूमि संरक्षण में भी कमी आएगी। तो इसका जो डी ऑप्शन है, यानी कि ये सारी प्रक्रियाएं होंगी, उपर्युक्त सभी एकदम सही जवाब है दोस्त। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग ही क्या है, पर्यावरण है। जीवों की जो पारिस्थितिकी का योग है ये पर्यावरण है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है ए फिटिंग का। ए ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। अगर नॉर्मली आपसे कोई पूछ ले कि पर्यावरण किसे कहते हैं, तो कह दीजिएगा परिप्लस आवरण से बना है पर्यावरण। मतलब हमारे चारों तरफ जो हमें घेरे हुए है वही क्या है, वही पर्यावरण है। या तो कभी कभी पूछ लेता है कि पर्यावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसकी परिभाषा है। तो ये परिभाषा J.S. रॉस की है, याद रखिएगा। बहुत बार पूछी गई है J.S. रॉस की परिभाषा कि पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो जो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, वो बस्तियां जो है वो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है। तो जो सतत और स्थायी विकास है वो जो संबंधित है वो नवनियतवादी अवधारणा से संबंधित है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न पर चलने से पहले बता दूं कि सतत विकास को SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं और इसमें अभी भारत में केरल जो प्रदेश है वो टॉप पर है। सतत विकास सूचकांक में टॉप पर केरल है और केरल में ही पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य और शांत घाटी वहीं केरल में विराजमान है और केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं, आप याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। तो पर्यावरण की जो रचना है वो भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। तो 50% से कम जहां परिवर्तन हुआ है उसी को हम वन्य क्षेत्र कहते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो पर्यावरण निश्चयवाद के जो प्रतिपादक हैं वो कार्ल रीटर हैं, यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सतत विकास के लिए आवश्यक है।
तो जो सतत विकास के लिए आवश्यक है वो है जैविक विविधता के संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, यानी कि उपरोक्त सभी जो ऑप्शन हैं वो सतत विकास के लिए बहुत ही जरूरी और आवश्यक घटक माने जाते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो अगर विद्युत उत्पाद के सबसे अच्छे स्रोत की बात की जाए तो वो जल विद्युत है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात आई है जल विद्युत की, तो बता दें कि एशिया में सबसे ज़्यादा जो जल विद्युत का उत्पादन करता है वो जापान करता है। और जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जापान की जो संसद है उसको हम डाइट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये पारित हुआ है 1986 को। बी ऑप्शन एकदम सही है दोस्त, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की देन है, याद रखिएगा। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो जो रियो 20 था ये ब्राजील में हुआ था। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी ब्राजील में ही हुआ था। रियो 20 का जो घोषणा पत्र का शीर्षक था वो था द फ्यूचर वी वांट, यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि हो रही है? तो बात करें तो जलकुंभी जो है ये बहुत तेजी से सरोवर हो, झील हो, समुद्र हो, हर जगह अपना जो है विस्तार कर रही है। ये आप चित्र में देख लीजिए, ये जलकुंभी है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वनों के पेड़ों की छालों पर जो उगे मिलते हैं तो वो लाइकेन होते हैं दोस्त, याद रखिएगा। ये कवक और शैवाल के बीच की कड़ी मानी जाती है लाइकेन। अब बात आई है लाइकेन की, तो बता दें कि भारत में सबसे पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया था। अकेले उत्तराखंड में 150 से ज़्यादा लाइकेन पार्क वर्तमान में कार्यरत है। अगर पूरे भारत में लाइकेन पार्कों की बात की जाए तो लगभग 2800 लाइकेन पार्क इस समय भारत में हैं। अब मैं आपको बता दूं कि लाइकेन जो है ये एयर पॉल्यूशन का बेहतरीन इंडिकेटर है। जिस जगह पर लाइकेन उगा होता है, जब वहाँ की वायु प्रदूषित हो जाती है या वायु में प्रदूषण हो जाता है तो लाइकेन का जो वृक्ष है या पौधा है, प्लांट है, वो धीरे धीरे सूखने लगता है, जिससे वहाँ पता चल जाता है कि यहाँ की जो वायु है वो प्रदूषित है, याद रखिएगा दोस्त। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? तो जो हैदराबाद में हुसैन सागर है ये जलकुंभी से नष्ट हुई है दोस्त। जलकुंभी का यहाँ अपार भंडार है हुसैन सागर में। हुसैन सागर कहाँ है? हैदराबाद में है। और हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा है। मैं आपको और बता दूं, हैदराबाद को पाक कला का शहर अभी अभी डिक्लेयर किया गया है। यानी कि पाक कला का मतलब ये है, जिसको अभी हाल ही में गैस्ट्रोनॉमी ने पुरस्कृत भी किया है। पाक कला का मतलब ये है कि खाना बनाने का जो उच्चतर या उच्चतम विकास है, सबसे अच्छी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो हैदराबाद को प्राप्त हुई है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो जो मरुस्थल में पौधे उगते हैं उनको जीरोफाइट कहा जाता है। अब मरुस्थलीय पौधे में क्या होती हैं, इनकी जो पत्तियां हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं दोस्त, याद रखिएगा। इनका तना जो है वो मांसल होता है, गूदेदार होता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी गई है। बात आई है मिट्टी की, तो मिट्टी के लाल कौन है? मिट्टी के लाल हैं रतन लाल, जिन्हें 2019 का पुरस्कार भी दिया गया है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? तो सबसे जो पहली अम्लीय वर्षा हुई थी वो स्वीडन में हुई थी, और स्वीडन में 1972 में हुई थी। अगर बात करें कि अम्लीय वर्षा में कौन सा तत्व होता है, तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मिलकर ये अम्लीय वर्षा एसिड रेन का निर्माण करते हैं। अगर पूछा जाए कि अम्लीय वर्षा की बात किसने की थी, तो अम्लीय वर्षा की बात सबसे पहले JS फोरियर महोदय ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? तो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा वो कोलकाता शहर को प्रदान की गई है। बात आई है कोलकाता की, तो बता दें कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, याद रखिएगा। इसे स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की, स्टोन कैंसर जैसे खतरे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है? तो जो स्टोन लेप्रेसी है ये अम्ल वर्षा के कारण ही होती है, जिसका शिकार उत्तर प्रदेश में स्थित 7 अजूबे में से एक ताजमहल है, जो कि यमुना नदी के किनारे बसा है। और ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। ताजमहल को बनाने वाला जो मुख्य कारीगर था उसका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। और ताजमहल की जो दीवारें हैं वो मथुरा में तेल रिफाइनरी कारखाने से निकलने वाले इसी धुएं जो कि अम्ल वर्षा के कारण पीली पड़ रही हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? तो लंदन को हम धूम्र नगर के नाम से जानते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो जो डॉप्सन पैमाना है इसकी इकाई जो है वो ओजोन परत की मोटाई मापने में की जाती है। ओजोन का सूत्र O3 होता है, जो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बना है। अगर ओजोन परत के विघटन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका में इसका विघटन हुआ है। अगर भारत में इसके विघटन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इसका विघटन त्रिवेंद्रम उत्तराखंड में हुआ था, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त। ये जो 14 सितंबर है ये गलत लिखा है, ये 14 दिसंबर होगा, तभी 14 दिसंबर को हम ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। डी ऑप्शन एकदम सही है, 14 दिसंबर, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अधोलिखित में किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो विश्व ओजोन दिवस है वो हम प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाते हैं। ए ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है ओजोन दिवस की, तो बता दें कि ओजोन दिवस को मनाने में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद ही ओजोन परत दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी, जो कि प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ओजोन जो है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है, जो कि पृथ्वी पर नहीं आने देती। कुछ सोखती है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है। अगर अल्ट्रावायलेट किरणों में सबसे खतरनाक किरण की बात पूछी जाए तो अल्ट्रावायलेट सी, UVC आप याद रखिएगा। अल्ट्रावायलेट सी जो है वो सबसे खतरनाक किरण होती है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू हुआ? तो जो भारत में यूरो मानदंड है यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2000 से। बी ऑप्शन एकदम सही है दोस्त। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई? तो 1980 में भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई, याद रखिएगा। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पर्यावरण से थे। आपको कैसे लगे कमेंट में लिखिएगा। अगर मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है और वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो का लाभ उठा सकें। मैं आपको ऐसे ही वीडियो सतत और निरंतर उपलब्ध कराता रहूँगा दोस्त। इसके लिए बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है सोशल साइटों पर। तो फिर चलते हैं दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपका परिवार बेहतरीन और स्वस्थ होगा। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।